हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय अनुज। आज हम एनसीईआरटी के माइंड मैप्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के माइंड मैप्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। करंट इलेक्ट्रिसिटी के माइंड मैप्स करने वाले हैं हम आज। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी के करने वाले हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसमें हम ये देखते हैं कि ईएमएफ क्या होता है। ठीक है, ईएमएफ क्या है? ईएमएफ बेसिकली इट इज़ द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये ओनली रेट ऑफ कन्वर्जन होता है, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ईएमएफ का फॉर्मूला जो होता है, जैसे V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता था, वैसे ही E इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। और इसे ही आप FD बाई FB फोर्स ऑफ बैटरी बाय डिस्टेंस लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये जो है वो आपका ईएमएफ जो है वो इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स व्हेन द टर्मिनल्स आर नॉट कनेक्टेड अल्टरनेटली होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ डिवाइस विच मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। ओके, सो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए, कोई भी बैटरी, वन सेकेंड, कोई भी बैटरी किसके हेल्प से रिप्रेजेंट करी जा सकती है? दिस इज अ सेल इन विच दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, जो सेल के अंदर रेजिस्टेंस होता है, विच डिनोटेड बाय कैपिटल स्मॉल आर। ठीक है, अगर करंट बैटरी से जा रहा होगा तो जो वी ए माइनस वी वी है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है, वो ई माइनस आई आर होगा। और इसी को हम बोलेंगे सोर्स बैटरी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स दे रही है। और लोड बैटरी क्या होगा? जिसके अंदर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा होगा। ठीक है, और जो इसमें वी ए माइनस वी वी की वैल्यू है वो ई प्लस आई आर स्मॉल आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। ठीक है, इंटर रेजिस्टेंस ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, जब सेल्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, देखिए सेल्स को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जैसे दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दिस इज इंटर रेजिस्टेंस आर, दिस इज अनदर सेल, इंटर रेजिस्टेंस आर, दिस इज अनदर सेल, इंटर रेजिस्टेंस आर, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो जो नेट आता है इनका सीरीज में, वो आई इज इक्वल टू, ठीक है, E1 प्लस E2 प्लस E3 बाय आर प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। E1 E2 E3 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। और जो R1 R2 हैं, स्मॉल R1 R2, वो इंटरनल रेजिस्टेंस हैं किसी भी बैटरी के। तो करंट को सीरीज में जब भी हम कोई करते हैं तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर पैरेलल में हो, जैसे फॉर दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो, ठीक है, पैरेलल में अरेंजमेंट हो सेल्स का, तो जो नेट आता है ना, जैसे इसका E1 मान लेते हैं, इसका E2 ले लेते हैं, ये R1 ले लेते हैं, ये R2 ले लेते हैं। जो नेट आता है ना, वो आपका ई इफेक्टिव है। जो ई इफेक्टिव लिख लेते हैं, ई इफेक्टिव आता है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। दिस इज द ई इफेक्टिव व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन
पैरेलल। सो 1/r इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इफेक्टिव की वैल्यू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। ओके, सो ई इफेक्टिव को एक और फॉर्मूला है उसके लिख सकते हैं, जैसे पैरेलल में जब ई इफेक्टिव को लिख सकते हैं हम E1R2 प्लस E2R1 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। सो अपने पेज पे चलते हैं हम, ठीक है। अब इसमें क्या था, जैसा कि हमने ये ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ लिया, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ लिया, सेल्स सीरीज़ में हो पैरेलल में हो जब क्या होगा, ये सब रीड कर लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे, 1 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि देखिए ये कोई टर्मिनल है, मान लीजिए यहाँ से, एक मिनट, ये कोई मान लीजिए ठीक है, ये कोई टर्मिनल है, यहाँ से करंट गई I, यहाँ से गई I1 और यहाँ से गई I2। सो इस पॉइंट में जो करंट होगी, किरचॉफ लॉ कहता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगी, यानी नेट जब इधर इसे RHS की तरफ ले जाएंगे तो नेट इक्वल टू 0 होना है, क्योंकि यही करंट आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हुई है। इसीलिए ये जो जंक्शन है, ये जो पॉइंट है जो तीनों को कनेक्ट कर रहा है, ये जो जंक्शन है वहाँ पे जो नेट करंट है वो 0 होगी, और ये जो I करंट है वो इन दोनों का समेशन होगा। सो किरचॉफ लॉ बेसिकली यही स्टेट करता है, ठीक है। और देख लेते हैं, किरचॉफ लॉ यही कह रहा है, ठीक है, नेट करंट किसी भी में 0 होगी, ठीक है, यही है सिस्टम, ठीक है। और द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग अ, देखिए द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग अ क्लोज लूप इज 0, ठीक है। ये किरचॉफ लॉ स्टेट करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, पहले थोड़ा इधर आ जाते हैं, एक 1 मिनट, थोड़ा इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है dq बाय dt। जो करंट होता है वो आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, तो यहाँ पे यही दे रखा है, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो I इज इक्वल टू dq बाई dt आपका होता है, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे एक और टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, नेक्स्ट पेज पे हमसे है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है जिसे हम जे कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है। बेसिकली देखिए जो जे कैप होता है वो I अपॉन ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। यानी जो करंट होता है वो जे डॉट ए, यानी करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो जे डॉट ए की वैल्यू आ जाती है आपकी जे ए कॉस थीटा, ठीक है। सो करंट डेंसिटी इज द डॉट, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, ओके। सो लेट्स मूव ऑन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज I बाय एन ई ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है I इज इक्वल टू एन ई बाई ए, और देखिए I को क्या लिख सकते हैं, I को मैंने बोला J इंटू ए लिख सकते हैं। J क्या है, करंट डेंसिटी है, ए एरिया वेक्टर है, तो वही इसने किया है यहाँ पे, जैसे I के प्लेस पे J इंटू ए पुट कर दिया, नीचे A था और A से A आपका कैंसिल हो गया, तो I की वैल्यू J के टर्म्स में J बाई एन ई भी लिखी जा सकती है, ठीक है। और देख लेते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। आल्सो मिनट,
ठीक है, ओके। आल्सो Ohm's law stated that okay, Ohm's law stated that V is equal to IR, and another form of Ohm's law is J is equal to current density is equal to सिग्मा E। और इसमें जो सिग्मा होता है ना, वो सिग्मा होता है आपका कंडक्टिविटी, जो कि 1/रो होता है। इसकी वैल्यू 1/रो होती है, और 1/रो क्या होता है आपका रेजिस्टिविटी। ठीक है, 1/रो आपका रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, तो दो फॉर्म है ओम्स लॉ की, एक तो V इक्वल टू IR है, और एक करंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा E है। ठीक है, और R इक्वल टू रो L/A होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू R इक्वल टू रो L/A, जो कि हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, और अभी मैं बता चुका हूँ। जो रेजिस्टिविटी होती है वो 1/1 कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, और ये जो होता है कंडक्टिविटी इक्वल टू J/E हो जाएगा यहाँ से, जब J इक्वल टू यानी करंट डेंसिटी इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इधर आ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा इक्वल टू करंट डेंसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो अपना नेक्स्ट पे चलते हैं, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो इफेक्टिव आता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आता है। ठीक है, जब सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, और इसी को जब पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो 1/R, ठीक है, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 आता है। ठीक है, ये हो गया आपका। और एक यहाँ पे टेम्परेचर का और दे रखा है फंक्शन, आपको टेम्परेचर के बारे में और दे रखा है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और उसका ग्राफ भी होता है। तो ग्राफ जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है, रेजिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, इसे आप ध्यान रखना, रेजिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ आपका दोबारा बना देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, रेजिस्टेंस वर्सेस जो टेम्परेचर का ग्राफ होता है वो ऐसे इंक्रीज होता है। किसी भी आप दो पॉइंट पे देखेंगे इन अ स्मॉल इंटरवल dt, आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ठीक है, ठीक है, अपना चलते हैं उसी पे ही। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपका बचा है यहाँ पे, देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज यानी अगर रेजिस्टेंस आपके इक्वल हो जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ भी नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई सर्किट है। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये R2 है, ये R1 है। ठीक है, ये एक और रजिस्टर कनेक्टेड है R3, लेट से दिस इज R3। हमने कहा कि इसमें I1 करंट गया, इसमें I2 करंट गया। सो बाय सिमिट्री यहाँ से भी I2 आना चाहिए, क्योंकि जब R2 से आया है तो R2 से वापस भी जाएगा। अगर यहाँ से I1 आया है तो यहाँ से भी I1 ही आना चाहिए। जो इस पॉइंट से गया है वो इस पॉइंट को मिलना ही चाहिए, क्योंकि अपना बैटरी करंट वापस लेगी। ठीक है, ठीक है। अब जब I1 का जो पाथ है वो इधर से ऐसा ही हो सकता, I1 इधर नहीं जा सकता। अगर I1 इधर गया तो सिमिट्री डिस्टर्ब हो जाएगी और I1 कभी भी इधर नहीं जा पाएगा हो। ठीक है, इसीलिए आपका I2 को इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका करंट होता है वो यहाँ से आपका सेम हो जाता है। ठीक है,
इसीलिए जो यहाँ का पोटेंशियल है और यहाँ का पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करता तो ये रेजिस्टेंस बेकार हो जाता है आपका। करंट फ्लो नहीं होने के कारण यहाँ का पोटेंशियल आपका सेम हो जाता है, ठीक है। तो यही कह रहा है यहाँ पे 1 मिनट व्हीटस्टोन ब्रिज में, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल आपका सेम हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। इसमें एक और है इसमें मीटर ब्रिज है, ठीक है। तो मीटर ब्रिज में जो आपका अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है R=R 100 - L/L होती है, ठीक है। L क्या है? बैलेंसिंग लेंथ है, R है नोन रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज में देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज, चलिए ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा नहीं तो। व्हीटस्टोन ब्रिज काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और हम देख लेते हैं व्हीटस्टोन के बाद क्या बचा हमारा, ठीक है। उसके बाद बचा हमारा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में जो P है वो VA - VB/L होता है, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ EMF E1/E2 = N1/L2 होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू R = R L1/L2 - 1 हो जाती है, ठीक है। L1 एंड L2 आर लेंथ्स ऑफ नल पॉइंट। तो आज के लिए ही इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर का समराइजेशन अच्छा लगा होगा। तो आज हमने NCERT माइंड मैप्स का चैप्टर 3 क्लास 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर दिया है। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।